नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू की उन्नत खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आलू की उन्नत खेती की आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि आलू की खेती के पीछे करने के जो उद्देश्य हैं वो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। उसके बाद हम बात करेंगे समय के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बुआई होती है वो दो तरीके से होती है। एक जो बोया जाता है वो कच्चा आलू और दूसरा जो बोया जाता है वो आपका पक्का आलू। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे कि आपको कौन कौन सी उसके बाद बात करेंगे मिट्टी के बारे में कि कौन सी मिट्टी आलू की खेती के लिए अच्छी रहेगी। उसके बाद बात करेंगे जलवायु के बारे में कि जो जलवायु होती है यानी जो तापमान होना चाहिए आलू की खेती के लिए वो 5 से 20 डिग्री का जो तापमान है सबसे उत्तम माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन कौन से उर्वरक का आपको प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद इसकी बुआई की बात करेंगे, प्रजाति के बारे में आपको बताएंगे और बीज का शोधन के बारे में बताएंगे कि आप बीजोपचार किस प्रकार से कर सकते हो। किसान भाइयों, आलू के खेतों में बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद सिंचाई के बारे में बताएंगे, उर्वरक के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम रोग की बात करेंगे। रोग जो हम यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे कि आलू में 2 रोग बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। एक है आपका अगेती रोग जिसे हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं और दूसरा है आपका पछेती रोग। अगेती रोग को अगेती रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लक्षण हमें पहले से पता हो जाते हैं और पछेती रोग के जो लक्षण है वो लगभग आपको 1 सप्ताह बाद ही पता चलेंगे। सबसे ज़्यादा घातक ही पछेती रोग होता है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताएंगे आपको। आलू के खेतों में आपको बहुत सारे खरपतवार देखने को मिलते हैं, उसके नियंत्रण के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसका उत्पादन, लागत एवं मुनाफा, भंडारण, सावधानियाँ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि की तैयारी, खाद एवं उर्वरक के बारे में कि भूमि की तैयारी करते समय आपको कौन कौन सी खाद और कितनी जुताई करनी चाहिए और कौन से यंत्र से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, भूमि की तैयारी के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो आपको दोमट मिट्टी होनी चाहिए या बालू वाली मिट्टी में भी आप आलू की खेती कर सकते हो। तापमान की बात करें तो जो सबसे बेस्ट तापमान रहता है आलू की खेती के लिए वो आपका 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का जो तापमान होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जुताई की अगर बात करें तो आप हैरो से 2 से 4 बार कर सकते हो, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। कल्टीवेटर से आप 2 बार जुताई कर सकते हो, रोटोवेटर से 1 बार। किसान भाइयों, भूमि का समतलीकरण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक के बारे में कि आप कौन सी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कर सकते हो। तो अगर गोबर की खाद की बात करें तो आप 5 टाली 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है। डीएपी जो है आपकी यानी डाई अमोनियम फास्फेट 100 से 120 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो आपकी एमओपी आती है उसका भी इस्तेमाल आप 100 से 120 किलो पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। यूरिया की बात करें तो यूरिया आपको 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। एसएसपी जो आपकी आती है सिंगल सुपर फास्फेट, उसका इस्तेमाल आप 120 से 150 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका सल्फ़र आता है। सल्फ़र का इस्तेमाल आप 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र जो है अपने खेतों में फोटोसिंथेसिस ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करता है और पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने का कार्य करता है। रीजेंट अल्ट्रा आप 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। ये बायर कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है। 6% फिप्रोनिल की इसमें मात्रा होती है और ये जो है दीमक और जड़ विकास का भी कार्य करता है। सागरिका यूज क्ले में ले सकते हो आप 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। ये आपको मार्केट में 600 रुपये की 20 किलो की बोरी आपको देखने को मिलती है और रीजेंट अल्ट्रा जो है वो 180 रुपये किलो के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिलता है। आप लोहा जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो जो चिलेटेड में आता है और 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो। मल्टीप्लक्स कंपनी का आता है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है इसकी। ये आपको 60 से 70 रुपये किलो के आसपास मिल जाएगा। आप चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो
क्योंकि जो डीएपी होती है, डीएपी के साथ आप जिंक को नहीं मिला सकते हो क्योंकि वो जिंक फास्फाइड बना लेती है। लेकिन अगर आप चाहो तो चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल आप डीएपी के साथ कर सकते हो। 750 ग्राम से 1 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो कीमत आपको मार्केट में देखने को मिलती है वो 800 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल आप कर सकते हो 8 से 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। यह आपको मार्केट में 30 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बोरान की। बोरान का इस्तेमाल आप 14.6% वाला कर सकते हो यूज में। 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केट में इस परसेंट वाला ना मिले तो आप जो 20% वाला पाउडर आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये आपको मार्केट में 300 रुपये से अच्छी कंपनी का 400 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीज सल्फेट के बारे में। तो जो बोरान है, बोरान आपका फ्लावरिंग की क्रिया को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है और शुगर ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करता है। उसके बाद बात करेंगे मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट जो है वो आप 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप यूज में ले सकते हो और ये आपको 130 रुपये किलो के आसपास देखने को मिल जाएगा। ये क्या करता है, जो मैग्नीज का कार्य होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। माइकोराइजा का यूज आप कर सकते हो 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से और ये आपका जो जड़ विकास यानी रूट ग्रोथ का कार्य करता है और आपको ये 600 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इन सब का खेत में बुराव करके कम से कम 2 बार गहरी जुताई करें। उसके बाद हम बात करेंगे आलू की उन्नत खेती में बोने के समय के बारे में कि आप आलू जो बोते हो कौन कौन से समय में बोते हो। यहाँ पर बोने के समय को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आपका कच्चा आलू जिसे हम अगैती आलू भी कह सकते हैं और दूसरा अपना पक्का आलू जिसे हम पछेती आलू कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बीज शोधन के बारे में कि आप बीज शोधन जो है वो कौन कौन सी दवाइयों से कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर कच्चे आलू की बात करें तो इसे हम अगैती आलू भी कहते हैं और कच्चा आलू जो है वो 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच बोया जाता है। 1 सितंबर कहाँ कहाँ पर बोया जाता है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र जैसे पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, इस इलाके में बोया जाता है क्योंकि इस इलाके में जो ठंड है वो जल्दी पड़ने लगती है। और किसान भाइयों, ये जो आलू है वो केवल जो है गोल बोया जाता है क्योंकि इस समय जो तापमान होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। 15 सितंबर की बात करें तो 15 सितंबर भारत के ज़्यादातर क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की जो एरिया है उसमें जो कच्चे आलू की बुआई होती है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे पक्के आलू के बारे में जिसे हम पछेती आलू भी कहते हैं। इसके जो बोने का समय है वो 30 सितंबर से 15 नवंबर के बीच इसकी बुआई की जाती है और इस समय लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में आलू की बुआई की जाती है। इस समय आलू को गोल और काटकर आप दोनों तरीकों से बो सकते हो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बीज शोधन के बारे में कि आप जो बीज का शोधन है वो किस प्रकार से कर सकते हो और कौन कौन सी दवाइयाँ आप इस्तेमाल में ले सकते हो। तो बीज शोधन जो है यहाँ पर 2 तरीकों से किया जाता है। एक अपना जैविक तरीका है और दूसरा है अपना रासायनिक तरीका। ज़्यादातर किसान भाई रासायनिक तरीके का ही यूज में लेते हैं, इसमें बहुत सारी दवाइयों का यूज करते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। जैविक विधि की बात करें तो जैविक विधि में आप ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास को 5 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में थोड़े से गुड़ को मिलाकर घोल लेते हैं और आलू को शोधित कर देते हैं। ये तो एक नॉर्मल तरीका है जो किसान भाई जैविक तरीके से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है रासायनिक तरीके पे। रासायनिक तरीके की बात करें तो इस विधि में ज़्यादातर आलू के बीज शोधन किया जाता है। इस विधि में बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग में लिया जाता है। जैसे आप थोड़ा सस्ते में करना चाहते हो तो आप स्प्रिंट और थामोक्सान को मिलाकर कर सकते हो और पल्सर और थामोक्सान को मिलाकर कर सकते हो। मानसरीन और थामोक्सान को मिलाकर आप जो है आलू का बीज शोधन कर सकते हो। किसान भाइयों, हमने जो सबसे बेस्ट दवा देखी है वो है एमिस्टोप्राइम। ये बायर कंपनी का आता है और बहुत ही गजब के रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना दिया है। मानसरीन के बारे में वीडियो बना दिया है और जो इलेक्ट्रॉन है ये 3 शक्तियों वाला बीजोपचार है, यानी इसके अंतर्गत आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक अपना फंजीसाइड शुरुआती विकास और तीसरा है आपका कीटनाशक। इसके बारे में भी हमने डिटेल से वीडियो बना दिया है। इसका डोज, इसकी मात्रा और सारी जानकारी आपको वीडियो में दे दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। हम सभी लोग जानते होंगे कि जो
आलू के खेतों में बहुत सारे खरपतवार देखने को मिलते हैं। जो मुख्य खरपतवार है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका बथुआ है, प्याजी है, कृष्णनील है, हिरनखुरी है, जंगली धान, मकड़ा, कांग्रेस घास, कुल्फा, पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, सेंजी, पित पापड़ा, कुल्ली डंडा, मोथा आदि बहुत सारे खरपतवार जो हैं आलू के खेतों में उगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फसल उगने से पहले, यानी जब आपकी फसल आलू की उगी नहीं हो उस समय आप कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें जो आपकी दवाइयाँ हैं वो हैं आपकी पिंडी मैथिलीन, 1 लीटर के एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप टाटा कंपनी का लेते हो जो पनीडा नाम से आता है तो उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। दूसरा जो है वो है आइसोप्यूट्रान 75% WP 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ जो अट्राजीन आती है 50 WP वाली 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिलाकर आप उसका स्प्रे भी कर सकते हो। तो तीसरा है वो है आपका मैट्रीविजन 70% WP 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे फसल उगने के बाद, जब आपकी फसल जो है वो 5 से 10% उगी हो, ऐसी स्थिति में आप जो दवा का इस्तेमाल करोगे वो है आपकी पाराकार्ड डाइक्लोराइड 24% एसएल फार्म वाला 500 से 750 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे फसल उगने के बाद जब आपका जो जार्मिनेशन का जो परसेंटेज है वो 10% का ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पर 2 तरीक़ों से बात करेंगे। एक अपना सफ़ेद आलू और दूसरा है लाल आलू। जब हम खरपतवार वाली दवा का स्प्रे आलू के खेतों में करते हैं तो हमें आलू के खरपतवार के साथ साथ फसलों पर भी झटके देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सफ़ेद आलू की बुआई की है तो आप ऐसी स्थिति में संकार दवा का इस्तेमाल करें। 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लाल आलू के लिए आप टाटा मैट्री है 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, अथवा अदर कंपनी की जो मैट्री विजन आती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो किसान भाइयों सफ़ेद आलू है उसमें आप संकार दवा का इस्तेमाल करें, इससे आपको जो आलू के खेतों में झटके देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप पहली बार आलू के खेतों में दवा का स्प्रे कब करें। तो जब आपकी आलू की फसल 20 से 25 दिन की हो गई हो, यानी जो पत्तियां हैं वो 6 से 8 पत्ती हो गई हों, और जब आप दूसरी सिंचाई करो तो उसके बाद आपको जो 19-19-19 आता है NPK नाम से, यानी इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो 19% होती है, फास्फोरस जो होती है वो 19% और पोटास जो होती है वो आपकी 19% होती है। इसको आपको 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। और जो आपकी M45 है उसको आप 500 ग्राम एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको M45 ना डालना हो तो आप जो साफ़ आती है UPL कंपनी का या किसी अन्य कंपनी की, तो उसको आप 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज में ले सकते हो। इसके साथ आपको इमिडाक्लोप्रिड जो आती है वो 100 ml पर एकड़ के हिसाब से लेना है। ये जो इसका परसेंटेज होता है वो 17.8% एसएल फार्म में आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए। जब आपकी आलू की फसल 30 से 35 दिन की हो गई हो तो उस समय आपको आलू की फसल में दूसरा स्प्रे करना होता है। इसमें आप जो है M45 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, और जो आपका कार्बेंडाजिम है वो 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इसके साथ आप किसी PGR को मिला सकते हो, जैसे आप एम्बिशन है ये बायर कंपनी का आता है, मैक्सील्ड है ये धानुका कंपनी का आता है, या जीवरस है, इन तीनों में से किसी एक का 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों उसके बाद हम बात करने वाले हैं आलू के खेतों में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं 2 बीमारियां, एक अगेती झुलसा यानी अर्ली ब्लाइट और आपकी लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा। अगेती झुलसा की अगर बात करें तो इसका जो कवक है वो है अल्टरनेरिया सोलानी। किसान भाइयों अगर अगेती झुलसा की पहचान कैसे करें उसके बारे में आपको बताएंगे कि अगेती झुलसा में जो पत्तियां होती हैं आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में से झुलसती हैं और छोटे छोटे दूर दूर पर आपको कोड़ी आकार या गोल आकार या चकत्तों के रूप में आपको धब्बे देखने को मिलते हैं, और ये धब्बे धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं।
कभी कभी ये तिकोने आकार भी हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, और कभी कभी ये अंडाकार होते हैं। आकार के बढ़ने के साथ साथ इन धब्बों का रंग भी धीरे धीरे भूरा या काला होने लगता है। रोग का ज़बरदस्त प्रकोप होने पर जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे ज़मीन पर सूख कर गिर जाती हैं। किसान भाइयों, आलू में जो अगैती झुलसा का प्रकोप होता है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान होता है। इसका प्रभाव जो है वो आलू के कंदों पर भी पड़ता है। इसकी रोकथाम के लिए जो बायर कंपनी का इंट्राकाल आता है, इसके अंतर्गत प्रोपिनेप टेक्निकल होता है 70% WP फार्म में। इसको आप 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और जो M45 आती है मैंकोजेब नाम से, उसको आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है आपका कापर ऑक्सीक्लोराइड 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और M45 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके साथ जो आपकी बैक्टीरिया नाशक आती है जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या बैक्टीरिया माइसिन है या आपकी टैगमाइसिन है, इन सभी का आपको यूज इनके साथ करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे पछेती झुलसा के बारे में, यानी लेट ब्लाइट। किसान भाइयों, अगर हम पछेती झुलसा की बात करें तो आलू में जो सबसे ज़्यादा घातक होता है वो आपकी होती है पछेती झुलसा। जब आपका जो मौसम है उसमें आर्द्र नमी हो और वातावरण जो है वो थोड़ा सा आर्द्र हो, तो ऐसी स्थिति में आपको पछेती झुलसा का प्रकोप जो है वो देखने को मिलता है। आलू में पछेती अंगमारी जो है वो काफ़ी विनाशकारी होती है। इसका प्रभाव जो है वो पत्तियों, शाखाओं और कंदों पर पड़ता है। इसमें पत्तियां सिरे से झुलसना प्रारंभ हो जाती हैं और ऊपर की तरफ धीरे धीरे चली जाती हैं। इसमें काले व भूरे व जली धब्बे बनते हैं तथा पत्तियों की निचली सतह पर आपको सुबह के समय सफ़ेद सफ़ेद धब्बे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसको पछेती झुलसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो प्रकोप है वो आपको तुरंत देखने को नहीं मिलता है। लगभग 5 से 6 दिन बाद ही आपको इसका प्रकोप देखने को खेतों में मिलता है। इसके अगर कवक की बात करें तो इसके अंदर जो कवक है, यानी पछेती झुलसा में जो कवक है वो आपका है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसकी रोकथाम की अगर बात करें तो इसकी रोकथाम आप बहुत सारी दवाइयों से कर सकते हो। सारी की सारी दवाइयों के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली दवाई है वो है आपकी इन्फिनिटो। ये बायर कंपनी का आती है। इसके अंतर्गत आपको जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है फ्लोपिकोलाइड 5.56% WW प्लस प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड 5.6% WW SC फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। इसके अगर डोज की बात करें तो 350 ग्राम से 450 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी दवा की बात करें तो दूसरी जो दवा है वो है आपकी एक्रोबेट। एक्रोबेट जो है वो बासप कंपनी की आती है। इसके अंदर जो आपको टेक्निकल देखने को मिलता है वो है डाईमेथोमार्प 50% WP फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। इसके अगर डोज की बात करें तो 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ किसान भाइयों M45 आप ज़रूर लगाइए 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तीसरी दवा की बात करें तो जो तीसरी दवा है वो है आपकी करजेट। के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना दिया है। इसके अंदर जो आपको टेक्निकल देखने को मिलते हैं वो है साइमोक्सानिल 8% और मैंकोजेब 64% WP फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर आपने खेतों में पछेती झुलसा का ज़्यादा प्रकोप है तो आप इसके साथ कापर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो आती है उसको आप 2 ग्राम पर पंप के हिसाब से इस्तेमाल करें। आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चौथी दवा की अगर हम बात करें तो ये सस्ती भी है और अच्छी भी है। मेटालैक्सिल 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और मैंकोजेब 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और कापर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है उसको आप 2 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें और आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पांचवी दवा की अगर किसान भाइयों बात करें तो किरारी, ये धानुका कंपनी की आती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एमिसल्ब्रम इसके अंदर टेक्निकल पाया जाता है
20% WV फार्म और SC फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। ये किसान भाइयों कॉन्टैक्ट और लोकली सिस्टमिक फंजीसाइड है। इसके डोज की बात करें तो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे छठी दवा जो है वो है आपकी इक्वेशन प्रो। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है फेमेक्साडोन 16.6% और साइमोक्सानिल 22.1% SC फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। इसके अगर डोज की बात करें तो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो सातवीं दवा है वो है आपकी इटविन की बात करें तो इटविन के अंदर साइमोक्सानिल 50% WP फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है और इसका जो डोज है वो 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ किसान भाइयों आप M45 जो है वो 500 ग्राम एकड़ के हिसाब से ज़रूर मिलाइए, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों इसके अलावा भी आपको और भी दवाइयाँ मार्केट में देखने को मिलती हैं। हमने जो अच्छी बेस्ट दवाइयाँ थी उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की है। इन सारी दवाइयों के बारे में हम डिटेल से वीडियो बना दिए हैं। किसान भाइयों आप उन वीडियो को देखकर फ़ायदा ज़रूर उठाएं। उसके बाद हम बात करेंगे आलू का साइज बढ़ाना। किसान भाइयों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो आलू के साइज बढ़ाने पर वो ये सोचते हैं कि हम कौन सी ऐसी दवाइयों का या कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जिससे हमारे आलू का जो कंद है वो बढ़ जाए। तो किसान भाई उसके बारे में आपको बताएंगे। जब आपका आलू जो है वो 45 से 50 दिन का हो, ऐसी स्थिति में आपको जो है वो फास्फोरस और पोटास और बोरान और चौथा है आपका ह्यूमिक एसिड, ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो फास्फोरस जो है आप 1.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज में ले सकते हो और जो पोटास है उसको आप 1.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल में यूज में ले सकते हो। और जो आपका बोरान है, बोरान आपको यहाँ पर लेना है 20% वाला, 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। इसके साथ आप किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड ले सकते हो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। आपको पहला स्प्रे करना है 45 से 50 दिन पर। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आपका आलू जो है वो 50 से 60 दिन का हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको मार्केट में PGR देखने को मिलता है चमत्कार नाम से। चमत्कार का आपको यूज करना है। इसके अंदर जो टेक्निकल देखने को मिलता है वह है मैपिक्वाइड क्लोराइड 5% AQ फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। इसके अगर डोज की बात करें तो 500 से 600 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो किसान भाई लिहोसिन दवा का यूज करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल आपको 60 से 65 दिन के आलू पर करना है। यानी जब आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो गई हो, ऐसी स्थिति में आप लिहोसिन दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों बहुत ही अच्छी दवा है बासव कंपनी की। लिहोसिन की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है क्लोरमेक्वाट क्लोराइड 50% SL फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों अगर इसके डोज की बात करें तो 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे किसान भाई कल्टार दवा का यूज करना चाहते हैं, सिंजेंटा कंपनी की आती है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर कल्टार की बात करें तो इसके अंदर जो आपको टेक्निकल देखने को मिलता है वो है पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC फार्म में आपको मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों अगर इसके डोज की बात करें तो 80 से 90 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 1 एकड़ में आपको 15 लीटर के 10 पंप लगाने हैं, यानी 1 एकड़ में आपको 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों ये हमने आलू के साइज बढ़ाने के लिए जितनी भी दवाइयाँ बताई हैं इसमें जो सबसे पहली दवा है हमने बताया आपको चमत्कार, और जो दूसरी दवा हमने बताई है वो है आपकी लिहोसिन, और जो तीसरी दवा है वो है आपकी कल्टार। किसान भाई ये दवा क्या करती हैं कि जब आप इन दवाओं का अपने खेतों में इस्तेमाल करते हो तो ये आलू के जो लाख है यानी पौधे का विकास को रोक देती है और जो सारा का सारा पोषण होता है वो कंदों पर चला जाता है, जिससे जो कंद है उनका साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।